दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भारत का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और जिसकी इतिहास हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नालंदा का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, जो हमें जानना चाहिए। देखिए, हमारा जो भारत है वो हमेशा संस्कृति, अपने महान कल्चर के लिए जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों से ना बाहर के जो लोग थे, बाहर के जो इन्वेडर्स जितने सारे भी हमारे भारत में आके हमारे ऊपर अटैक किए हैं, उन वो सबको जलन इसी बात की थी क्योंकि भारत में सब कुछ था। एडुकेशन था, जब सब देश बहुत पिछड़ा हुआ था तब भी भारत इन सब चीज़ों में एंशिएंट हिस्ट्री आप उठा के देखोगे तो भारत सबसे आगे था। तो भारत में वो सब चीज़ थी, पैसा था, भारत के पास कल्चर थी, भारत के पास एडुकेशन था। तो ये सब चीज़ों से लोग जलते थे, इसीलिए भारत के ऊपर अटैक करके यहाँ से सारे चीज़ लूट के ले गए। उसके बाद यहाँ के जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, हमारी संस्कृति को हमसे छिपाया गया, तोड़ा गया हमारी संस्कृति को। और क्या किया गया कि हमारे ही नॉलेज को लेके हमसे ही नॉलेज लेके हमारा नॉलेज को चुरा के फिर वहाँ ले जाके अपने आप मतलब जो देश है, अपना जो लोग हैं उनमें डिलीवर करके अपने कंट्री को आगे बढ़ाया गया। और हम लोग इतने बेवकूफ़ रह गए कि हम लोग अपने में लड़ते रह गए और हमारा देश पीछे चला गया इन सब चीज़ों में। तो यही हमारा नुकसान हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे ये लोग जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो हमारा एजुकेशन इतना बड़ा हब था, जो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था जहाँ का, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया। अगर आप देखिए, अगर जो अलेक्जेंडर से लेके ब्रिटिशर्स तक जितने भी लोग आए वो लोग सिर्फ और भारत को लूटने, भारत का संस्कृति बर्बाद करने, कल्चर डिस्ट्रॉय करने, एजुकेशन सिस्टम को हिलाने। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अगर आप कहीं का ख़त्म कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो तो पूरा जेनरेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मेन पिलर होता है। तो ये लोग सब सारे यही करते थे कि भारत का जो संस्कृति है ना इतना महान था कि इनसे सब जल के इनको ख़त्म करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो लोग भी जब आए तो यही एजेंडा लेके आए कि इनका एजुकेशन सिस्टम ख़राब करना है, इनको इन्हीं की आंखों में नीचे दिखाना है और ऐसा फैलाना है कि तुम लोग घटिया हो, तुम लोग की सोच घटिया है, तुम लोग बहुत पीछे हो, तुम लोगों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तुम्हारे थिंकिंग ठीक नहीं है, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हम लोग नया एजुकेशन सिस्टम लाते। इन सब चीज़ों में क्या किया गया, इन सब चीज़ करके भारत का जो रियल संस्कृति था, जो रियल एजुकेशन था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये सब ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए, उससे पहले मुगल्स के टाइम और तुर्कीज़ के टाइम ये इस्लामिक जो जितने भी इन्वेडर्स है, दिल्ली सल्तनत हो गया, ये खिलजी, इन सब के टाइम में ये सब बहुत हुआ है। सिर्फ एक नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को ऐसे बर्बाद किया गया है जहाँ पे भारत की संस्कृति, भारत की एजुकेशन छिपी हुई थी। जहाँ अगर वो सब रहते तो आज बेशक भारत बहुत आगे जाता। तो आज देखते हैं कि नालंदा के साथ क्या हुआ था। देखिए, नालंदा एक इतना सजाया हुआ, इतना मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ था, इतना सुंदर था कि उस तरीके से सजाया हुआ, उतना अच्छा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में आपको कहीं देखने को दोबारा इंडिया में नहीं मिलेगा कि कोई यूनिवर्सिटी में इतना आधुनिक व्यवस्था, इतना सुंदर व्यवस्था किया हुआ है। वो सिर्फ नालंदा में था। तो देखिए, नालंदा में ना एक 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, 1600 से ज़्यादा टीचर्स उसमें पढ़ाने के लिए आचार्य पंडित जो थे वो थे हमारे, और 108 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। डिफरेंट लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। जो पढ़ने लोग आते थे वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था, वहाँ पूरे देश भर, पूरा दुनिया भर से लोग आते थे। वो लोग आए और वो लोग लिख के अपने साथ जो ज्ञान लेके गए, वो लोग अभी अपना वहाँ वो ज्ञान से बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे यहाँ जो ज्ञान का पुस्तकालय, जो हमारे यहाँ इतना 90 लाख बुक्स थी, जो 90 लाख लाइब्रेरी में बुक्स थी, उनको जला के राख कर दिया गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इतना अच्छा, इतना लाइब्रेरीज़, हर एक हर एक सिंगल स्टूडेंट के लिए हर एक सिंगल रूम था। हॉस्टल की सुविधाएँ थी, खाना 2 टाइम का, जो अभी हम लोग हॉस्टल की जो देखते हैं ना हॉस्टल, वैसा तब था हॉस्टल सिस्टम, उसमें 2 टाइम की खाना मिलना। और जो मतलब यूनिवर्सिटी चलता था वो पूरा 200 ग्राम से जो टैक्स लिया जाता था उसके ऊपर पूरा यूनिवर्सिटी चलता था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की थी, और जो प्रिंसिपल को वो लोग भगवान की तरह ट्रीट करते थे, बहुत इज्जत था उनका।
कितने सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते थे, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी, संस्कृत, मैथ, साइंस, मेडिसिन, उसके बाद और न जाने क्या क्या, ज्योमेट्री, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ठीक है, ग्रामर हो गया, वेद वेदांत, ये सब चीज़ों के बारे में हमारे नालंदा में पढ़ाया जाता था। बहुत लोग आते थे यहाँ से पढ़ने, बहुत जो व्यवस्था थी वो बहुत ये अच्छा था। उस टाइम लाइट नहीं थी, फिर भी हर एक रूम में आपका दिया का व्यवस्था मिला है, दिया रखने का जो जगह है वो मिला है, जहाँ वो शुद्ध घी का, जो देसी घी का दिया जला के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जो प्रवेश मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था ना, वो इतना टफ होता था। उनमें मतलब जो बहुत ब्रिलियंट होता था वही सिलेक्ट हो पाता था। अगर 10 लोग एग्ज़ाम देते थे तो उसमें 2 लोग सिलेक्ट होते थे। मतलब तो सोचिए कि उसमें 10,000 जो लोग पढ़ते थे वो लोग कितना ब्रिलियंट होंगे। तो इतना अच्छा एडुकेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता था। और जब ह्यूएन सांग थे ना, जो चाइना से यहाँ ट्रैवल करने आए थे गुप्ता के टाइम में, तो वो जब नालंदा में आए तो नालंदा के बाहर जो गार्ड खड़ा था ना, उसका नॉलेज वो जो ह्यूएन सांग है उससे ज़्यादा था। इतने सब्जेक्ट्स का नॉलेज था उसके पास कि उसका नॉलेज ह्यूएन सांग से खुद ज़्यादा था, सिर्फ एक गार्ड जो वहाँ खड़ा रहता था। तो सोचिए उसमें जो आचार्य पढ़ाते थे, पंडित पढ़ाते थे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनमें कितना ज्ञान होगा। और जो पुस्तक हमारे हाथ से बुक्स चली गई उसमें तो न जाने कितना कितना ज्ञान था। तो जो हमारा ये तो हो गया। और देखिए इसको बनाया किसने था, इसको बनाया मतलब गुप्ता वंश, जो हमारा गुप्ता एरा है उसको गोल्डन एरा कहा जाता है, हमारे भारत का इतिहास का गोल्डन एरा। गुप्ता वंश में जो गुप्त शासक थे ना, कुमार गुप्त, उन्होंने पहले आपका नालंदा का निर्माण कराया। बिहार के राजगीर के पास है ये वाला, अभी जो बिहार में प्रेजेंट राजगीर जगह है ना उसके पास है। उसके पास आपका ये खंडर अभी भी देखने को मिलेगा। वो तो अभी मोदी जी ने उसको रीओपन कराया है नालंदा को। तो ये राजगीर के पास है और इसको पहले बनाया था गुप्त वंश के कुमार। उसके बाद कनौज के राजा हर्षवर्धन ने उसकी दूसरी मंजिल नालंदा की दूसरी मंजिल बनवाई। ठीक है, कुमार गुप्ता के बाद कनौज के राजा हर्षवर्धन ने दूसरी मंजिल बनवाई थी। फिर तीसरी मंजिल जो बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो लिया आपका बंगाल के राजा, पाल वंश के राजा थे देवपाल, उन्होंने। ठीक है, देवपाल ने तीसरी मंजिल बनवाई। तो 3 डायनेस्टी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी के योगदान में बहुत बड़ा है बनने के। वो है गुप्ता, हर्ष डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। ठीक है, देखिए जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था ना, उसमें 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई थी। 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी, मतलब हर एक क्लासरूम के बाहर कुएं की व्यवस्था थी पानी पीने के लिए। जगह जगह स्टडी हॉल था, योग करने के लिए जगह जगह बनाया हुआ था ताकि स्टूडेंट मेडिटेशन कर सके वहाँ। ठीक है, रोशनी की व्यवस्था तो थी। जो लाइब्रेरी थी ना वो 9th फ्लोर तक थी, मतलब 9th फ्लोर तक लाइब्रेरी थी जिसमें 90 लाख बुक रखा गया था। और जो आप इमेज में देखिएगा जो ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना, वो सब एक एक रूम है, एक सिंगल रूम स्टूडेंट की रहने के लिए। मतलब एक रूम में सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहेगा और वैसे सेक्शन किया हुआ है 35 स्टूडेंट के लिए। मतलब एक एक रूम, मानिए आप कोई हिस्ट्री लेके पढ़ रहा है तो 35 जो रूम है वो 3500 एक सेक्शन में आएगा हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और उन 3500 घर में, एक एक घर में, सिंगल घर में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट ही रहेंगे। फिर उसके बगल में और एक सेक्शन बनाया गया यूनिट, उसमें 35 रूम है। उस 35 रूम में जो मैथ लेके पढ़ेंगे सिर्फ स्टूडेंट वही रहेंगे। और उन सब रूम के आगे एक एक कुआं बनाया हुआ था पानी पीने के लिए, उनके पर्सनल मतलब यूज़ के लिए। अब एक एक करके चूल्हा भी बनाया हुआ था ताकि वो लोग खाना बना सके। लाइटिंग की तो व्यवस्था थी। उसके बाद कोई अगर चाहे तो उसके अंदर से एक थोड़ा सा बनाया हुआ एक रास्ता जैसा था जिसके अंदर एक गुफा जैसा होता था, वहाँ पे वो मेडिटेशन भी कर सकते थे। और अलग से एक बिल्डिंग्स था बड़ा, जिसमें आपका मतलब जो आचार्य प्रिंसिपल जो लोग थे उनका बिल्डिंग था, वो लोग वहाँ रहते थे। हर चीज़ की सुविधा थी, कोई एक चूक नहीं थी सुविधा देने में। हर चीज़ की सुविधा की गई थी, 2 टाइम का खाना भी देना। और देखिए जो आपको देखने को ना छोटा बहुत एक स्तूप जैसा मिलेगा कि ढेर है, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा छोटा, ऐसे साइज़ में आपको बहुत सारे स्तूप जैसे देखने को मिलेंगे। ये एक्चुअल में जो फेमस टीचर्स थे, जो बहुत फेमस थे ना, उनके लिए जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके मेमोरी में उनका जो अस्थि होता था, उन अस्थि के ऊपर ये स्तूप बनाया जाता था याद रखने के लिए। तो ऐसे सबके नहीं थे, जो फेमस थे उन टीचर्स के बने हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना सारा सुविधा था। और
और ये जो 3 बिल्डिंग्स था जो मतलब लाइब्रेरी तो 9th फ्लोर तक था और उनमें 3 बिल्डिंग्स हुआ करती थी। जो पहले बिल्डिंग थी उसको कहा जाता था रथादोदी, और जो थर्ड सेकंड था उसको कहा जाता था रत्न सागर, और जो तीसरी बिल्डिंग थी उसको कहा जाता था रत्नी रजनी। ठीक है, तो सॉरी, रत्नी राजन कहा जाता था, मिस्टेक हो गया, रत्नी रजनी नहीं, रत्नी राजन कहा जाता था। ठीक है, तो ये इतना सारा जो महान देखा आपने कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने महान महान चीज़ थे, कितने एडवांस, कितना जो गुरुकुल का सिस्टम था बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया? जो गुरुकुल में जो टीचर्स थे ना, उनमें फेमस कुछ टीचर्स थे, जैसे सीलभद्र का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस टीचर्स थे। धर्मपाला, चंद्रपाला, ठीक है, ये सब जो थे ना, गुणमती, ये लोग टीचर्स थे, वहाँ के आचार्य थे, ये लोग पढ़ाते थे। तो ऐसे एक बार क्या होता है कि जो बख्तियार खिलजी है वो आता है हमारे भारत में, और ऐसे ही वो जब आके यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी में मंत्री हुआ करता था, तो वो यहाँ पे ऐसे घूमता है, तो उसका अचानक से एक बार तबीयत ख़राब हो जाता है, बहुत भयंकर तबीयत ख़राब हो जाता है, कोई भयंकर बीमारी पकड़ लेती है। ठीक है, तो फिर उनके जो हकीम होते हैं, उनके पास जो उस टाइम में उनके पास जो अवेलेबल थे हकीम, उन्होंने उनका इलाज करा, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं कर पाए उनको। ठीक है, उनके पास जितने अवेलेबल थे वो लोग कोई उन्हें ठीक नहीं कर पाए। तो फिर एक दिन क्या होता है कि उनके दरबार में एक मतलब उनके पास साथ मिलने एक आदमी आता है। वो आदमी फिर बताता है कि नालंदा ऐसा एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो वहाँ के एक आचार्य है, उनका नाम है राहुल सी भद्र जी। तो वो जो थे ना, वो आयुर्वेद डिपार्टमेंट के थे, मेडिसिन में आयुर्वेद डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। तो बोले कि उनके पास आप जाइए या फिर उनसे मिलिए, तो शायद वो आपको ठीक कर देंगे। तो पहले तो ये बात से उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि उनके पास नहीं है, और उन दूसरे मुल्क के जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन लोगों को तो मूर्ति पूजा करने वालों से नफ़रत थी, तो कैसे बर्दाश्त कर लेते। तो एक जलन सा हुआ मन में, तो उन्होंने पहले तो सोचा कि मतलब जो ईगो एटीट्यूड आना होता है उसकी वजह से सोचा कि देखते हैं, नहीं मतलब उनका मन नहीं था, फिर भी उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि मैं कराऊंगा, लेकिन मैं कुछ मतलब वो उनका जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे बनाया हुआ कोई मेडिसिन खाऊंगा नहीं, बिना कुछ किए अगर वो लोग मुझे ठीक कर पाते तो देखेंगे कितना नॉलेज, अपने नॉलेज से मुझे ठीक कर पाते हैं कि नहीं। तो एक दिन ये बात सुनने के बाद जब श्रीभद्र जी है वो आते हैं उन्हें कुरान देते हैं और बोलते हैं कि आपको ये कुरान पढ़ना है, तो आप ये कुरान पढ़िए कुछ दिन तक, उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो उनके कहने के हिसाब से बख्तियार खिलजी जो कुरान पढ़ना स्टार्ट करता है, और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसका दिमाग और घूम जाता है कि मैं ठीक कैसे हो गया, पता करो मैं ठीक कैसे हो गया। तो फिर श्री भद्र जी बताते हैं कि उन्होंने कुरान में जो दवाई का लेप है, वो लेप कुरान के हर एक पन्नों में लगा दिया था, और उनको पता था कि जो बख्तियार खिलजी वो पढ़ते वक्त थूक लगा के ऐसे पन्ना जो पलटने का आदत होता है वो आदत है, तो जब भी पढ़ेंगे उंगली दे दे के ऐसे करके थूक लगा के पढ़ेंगे पन्ना पलट के, तो ऐसे क्या होगा कि जो दवा है वो धीरे धीरे मुंह के अंदर जाएगा थूक के माध्यम से, और फिर वो काम करेगा, जो हुआ भी। तो ऐसे ही करके वो ठीक हो गया। अब इतना नॉलेजेबल पर्सन, इतना ज़्यादा बुद्धि, इनसे तो उनको चीड़ हो गई। वो ठीक तो हो गए, लेकिन मन ही मन उनका जो क्रोध है हिंदुओं के प्रति, मन ही मन जो दूसरे धर्म के मूर्ति पूजा जो करते हैं उनके प्रति जो उनका नफरत था, वो धीरे धीरे भीतर भीतर पनप रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि एक दिन प्री प्लान करके नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर अटैक किया, सारे रूम्स को लॉक करवा दिए, और अपने साथियों से पूरा जो विश्वविद्यालय उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा आग वाग लगा के जितना हो सका, जितना बर्बाद किया जा सका, 10,000 स्टूडेंट के साथ जो मौजूद थे वहाँ पे, प्रिंसिपल, टीचर्स, आचार्य, सबको जलाया गया। उसके बाद उसका नज़र पर, अरे मेन तो एडुकेशन सिस्टम है, इसी नॉलेज की वजह से तो हम लोग से वो आगे निकल रहे हैं, और आगे निकलते तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो चलो लाइब्रेरी को ही जला देते हैं। तो इतना मन में जलन था, इतना इनसिक्योरिटीज़ था कि उसके वजह से उसने पूरा लाइब्रेरी को ही आग लगा दिया, जिसमें 90 लाख जो पुस्तक है वो जल गए। और कुछ जो मतलब जब कुछ भागने में जो लोग सक्षम हुए, जो आचार्य, जो स्टूडेंट कुछ भागने में सक्षम हुए, तो वो लोग लाइब्रेरी से कुछ किताब, सोचे कितना
ख़राब लगता है सोचने में भी। कुछ किताब, कुछ जो आपका रिसर्च पेपर्स था उसको अपने साथ लपेट के कपड़े के अंदर छिपा के तिब्बत की ओर भागे। और तिब्बत में जब जो वही लोग बाद में फिर तिब्बत में जाके जो बुद्धिज़्म अभी आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो जितने भी रूल्स है वो सब नालंदा से ही रिलेट करता है। अभी हम लोग देखते हैं ना बुद्धिज़्म, जब भी आप कभी घूमने जाएंगे ना ऐसे गैंगटॉक जैसे जगहों पे, तिब्बत जैसे जगहों में, तो आपको देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट का जो टेम्पल होता है, बुद्धिस्ट जो रहन सहन, उनका एजुकेशन सिस्टम, वो अभी भी वैसे है। तो पूरा उसी मतलब नालंदा और उनका तो सेम ही है, तो वो उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि नालंदा भी ऐसा ही था। क्योंकि वो कुछ लोग जो भागने में सक्षम हुए थे वो स्क्रिप्ट ले गए अपने साथ, कुछ जितना हो सका, बाकी तो जल ही गया। तो 6 महीना तक जलते रहा, 6 महीना तक लाइब्रेरी जलती रही, बुक्स जलते रहे, यूनिवर्सिटी जलती रही। और चाह के भी कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तब वहाँ पे उनका राज था और उतना कोई सक्षम राजा नहीं था कि उनके साथ मुकाबला करे। और जो सब बोलते हैं ना कि 6 महीना तक बुक जलती रही और किसी ने कुछ किया नहीं, 6 महीना तक कैसे जल सकती है। तो अभी के पेपर्स के साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। अभी के जो पेपर्स है जिनका क्वालिटी ऐसे इतना पतला है, तब तो ऐसा नहीं था। ये कितना पुराना बात है। तो तब ये सच्ची घटना है, ये कोई मजाक नहीं है कि 6 महीना तक जल रहा था तो झूठी होगा, ये सच है। 6 महीना तक जलने का कारण ये है कि पांडुलिपि हुआ करता था तब। जो गाछ पेड़ की जो छाल होती है ना, उस छाल से पांडुलिपि बनती है और उसके ऊपर लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, पांडुलिपि के ऊपर लिखा जाता था और उसको फिर स्टोर करके रखा जाता था। तो वो जो क्वालिटी था उसका जलना, मतलब एक पेड़ के छाल को जलाने में कितना टाइम लग सकता है आप सोचो, उसके ऊपर लिखा जाता था। और आज के पेपर तो इसके साथ तो कंपेयर ही नहीं होता, तो वो जलने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए वो 6 महीना तक जलता रहा। और ऐसे करके जो बख्तियार खिलजी है वो पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। इसकी खोज नालंदा आधा जला आधा बचा, ठीक है। ऊपर की सारी छदें जल चुकी है और उसके बाद जो रूम्स जो हम लोग देखते हैं वो रूम टूम ये सब छोटा मोटा जो हिस्सा था वो बच गया। तो ये नालंदा की खोज कैसे हुई? 1900 में जब एक ब्रिटिश थे ना, वो जब घूमने ऐसे घूम रहे थे तो उनको एक डायरी मिली। जो डायरी एक चाइनीज़ की थी, चाइनीज़ ट्रैवलर की थी। उनके डायरी के हिसाब से मेंशन किए हुए जगह पे जब वो गए और जब उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे उसे देखने की कोशिश की, तो उनको कुछ लगा कि हाँ इसके नीचे कुछ होगा, पत्थर जैसा है, पत्थर के नीचे फिर पत्थर जैसा कुछ किया है। तब उसने उसने वहाँ पे मतलब जो रिसर्च है वो करवाना स्टार्ट किया। खुदाई हुई, फिर 5% सिर्फ खुदाई हुई और उसमें नालंदा का जो पार्ट्स है वो देखने को मिला। जितना हमने नालंदा का खंडर वगैरह जो बिल्डिंग्स, छोटे मोटे रूम्स स्तूप देखे, वो सिर्फ 5% खुदाई हुई, जो वो ब्रिटिश बुक के बोलने पर किया गया था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद भारत में फिर वो बंद कर दिया गया। फिर 5% ही सिर्फ देख पाए हम लोग, उसके बाद और नहीं देख पाए। फिर 2016 में मोदी जी के रिक्वेस्ट से फिर से नालंदा की जो काम थी, खुदाई थी, वो शुरू कराया गया। और वो यूनेस्को साइड में अभी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइड में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम है। और अभी भी जितना चला इतना दिन तक काम, वो सब यूनेस्को के अंडर में ही चला। और अभी तो मोदी जी ने रीओपन करवा ही दिया है। सबसे बड़ी और बहुत बड़ी खुशी की बात है। भले हमें उस स्क्रिप्ट मिले ना मिले, बुक्स मिले ना मिले, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी ओपन हो चुका है, ये सबसे बहुत बड़ा हमारे लिए खुशी की बात है। और इस पे जो मतलब एक अननेसेसरी जो डिबेट नहीं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट होता है, जो मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा ही देखती हूँ किसी भी वीडियो, किसी भी पोस्ट के ऊपर। जब मोदी जी इसको रीओपन करवाए थे तब भी मैंने देखा था कि लोग बोलते हैं बुद्धि का है, बुद्धिस्ट का है, हिंदू लोग बोलते हैं हमारा है। जिनका भी है तो भारत का ना, जिनका भी है। बुद्धिज़्म हिंदुज़्म से तो अलग है नहीं, हिंदुज़्म से ही बुद्धिज़्म का जन्म हुआ है। तो बुद्धिस्ट से और हिंदू में बहुत सिमिलरिटीज़ है। जब ये यूनिवर्सिटी था भी, तो उसमें जो आचार्य पंडित पढ़ाते थे वो तो थे सनातन ही ना। तो सनातन का हो या बुद्धिस्ट का हो, हमारे भारत का है और हमारे पास वापस आ गया है, ये सबसे बड़ा खुशी का बात है। अपने कल्चर को ढूंढना, अपने संस्कृति को सहेजना, उसको जो टूट गया है उसको फिर से बनाना, ये सब कोई बुरी बात तो है नहीं, सब तो हमारे देश के लिए भला ही है ना। तो ये देखिए कि क्या भला हुआ है। किसका है इसके ऊपर बहस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मिला है उसको सहेज के फिर से रखा जाए। और जो हमारा और भी संस्कृति है, जो भी है वो टूटा हुआ होगा, जिसका भी ज़रूरत है हमें
फिर से बनाने का, उसको और भी बनाया जाए और हमारा हिस्ट्री हमें फिर से वापस मिला जाए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री को बहुत गलत तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बार बहुत हिस्टोरियन तो नालंदा विश्वविद्यालय एग्जिस्ट करते हुए इस बात को भी नहीं मानते, उनका कहना है कि ये तो नालंदा विश्वविद्यालय है ही नहीं, कोई और विश्वविद्यालय है। तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन की बात है जिससे मैं एकदम बिल्कुल भी अग्री नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जिसका एग्जिस्टेंस मिला है उसको भी आप लोग डिनाई कर देते हो, तो ऐसे बहुत मिसलीड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना हिस्ट्री को ढूंढना, उसके बारे में जानना और उसको सहेजना बहुत अच्छा बात है, और होना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो बख्तियारपुर नाम रखा गया, मतलब जो खिलजी आया, खिलजी आके नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करके गया, उसके बाद फिर उसी खिलजी के नाम से बिहार में बख्तियारपुर रखना नाम एक जगह का, ये बहुत ही बुरा बात है। कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उसने इतना हमारे साथ गलत किया है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का नुकसान किया है, उसी के नाम के ऊपर बख्तियार खिलजी नाम रखना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जो भी हो, ये था मेरा आज का अगर हो सके तो नाम हट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो वीडियो था पूरा मेरा पर्सनल जो ओपिनियन था, मैं जो सोचती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे और ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसमें मैं राइज़ ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में भी पढ़ाऊँगी। एंशिएंट हिस्ट्री तो मैं कवर करती हूँ, करंट अफेयर्स भी कवर करती हूँ, और अपना जो थॉट्स है, अपने रिसर्च से जो मैं सोचती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।